नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत पाठ का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आखिरी में हम तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिरोधकों के निकाय। प्रतिरोधकों को दो तरह के संयोजन में रखा जा सकता है। पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से। अभी जो आप अपने स्क्रीन के सामने चित्र देख रहे हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो पहले प्रतिरोधक का निचला सिरा है वो दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आगे। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान धारा होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर का योग होता है। तो ये जो बातें हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, ये आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो विभवांतर है वो दोनों प्रतिरोधकों में जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। ओम के नियम से जो V होगा वो तो I R इक्विवेलेंट होगा या RS होगा, इक्वल टू I R1। R1 में जो विभवांतर है I R1 प्लस I R2, ये जो R2 में विभवांतर है। इसके बाद जो I है वो दोनों प्रतिरोधकों में एक समान है, तो I कट जाएगा और जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो RS आ जाएगा बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर 10 प्रतिरोधक भी श्रेणी क्रम संयोजन में लगे होते तो हमें क्या करना था, जो हमारा इक्विवेलेंट R आता वो बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करते करते R10 तक, ऐसे ही 20 के लिए, ऐसे ही 30 के लिए। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट। आप इस तरीके को अच्छे से समझ लें और अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम संयोजन की। आपके सामने जो चित्र आया है अभी स्क्रीन पर वो पार्श्व क्रम संयोजन का चित्र है। पार्श्व क्रम संयोजन में कुछ इस प्रकार से प्रतिरोधक लगते हैं। इसके अलावा कुछ बातें पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में। पार्श्व क्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान विभवांतर होता है। जैसे वहां पर हर प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा होती थी, वैसे ही यहाँ पर हर प्रतिरोधक में समान विभवांतर होता है। कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का योग होता है पार्श्व क्रम संयोजन में। आप इन दोनों बातों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम संयोजन में जो R इक्विवेलेंट होता है कि वो कैसे निकालते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो विद्युत धारा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोधकों में जो विद्युत धारा है उसके योग के बराबर है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2। जब V कटेगा, क्योंकि V जो है वो दोनों प्रतिरोधकों में बराबर है, तो V जब कट जाएगा तो हमारे पास आखिरी में आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये जो होता है ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पार्श्व क्रम संयोजन में। अगर यहाँ पर 5 प्रतिरोधक होते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। और वहीं अगर 10 होते तो वो 10 तक चले आता, R10 तक चले आता, 20 होते तो R20 तक चले आता और ऐसे ही चलते जाता। तो पार्श्व क्रम संयोजन में जो ये फॉर्मूला आता है आप समझ लीजिए कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसको अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिए।
अब बात करते हैं विद्युत के तापीय प्रभावों के बारे में। तो जो स्रोत ऊर्जा होती है वो लगातार गर्मी के रूप में निकलती है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जहां पर बल्ब जलता है, तो जहां पर बल्ब जलता है उसके आसपास थोड़ा गर्म माहौल हो जाता है। तो होता क्या है, जो विद्युत है वो गर्मी अपने अंदर से निकालती है, तो वहीं से आता है विद्युत के तापीय प्रभाव। यह प्रभाव विभिन्न उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस्त्री। आपने अपने घर में इस्त्री देखी होगी जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उस इस्त्री में ये विद्युत के तापीय प्रभावों का उपयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत की जो तापीय प्रभाव है उसकी वजह से हमें काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे जो विद्युत है वो ज्यादा खर्च होती है। ये भी एक इसका नुकसान है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। बात करते हैं निवेशित शक्ति की। तो जो निवेशित शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है P = VI। आइए अब देख लेते हैं T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला। तो वो होता है H = VIT। तो अगर हम V की जगह IR लिखें तो ये हो जाएगा H = I²RT। तो ये जो है T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला है। तो आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने तापीय प्रभाव पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीज़ें विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आने वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।